तो देखो, आज हम लोगों का नया चैप्टर है वन शॉट में, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अपन गवर्नमेंट बजट की। क्या होता है गवर्नमेंट बजट? जिन बच्चों का कैमरा ऑफ है, प्लीज़ अपना कैमरे को ओपन कर दीजिएगा और गवर्नमेंट बजट की बात करेंगे। बजट का मतलब क्या होता है? एक तरीके का एस्टिमेशन होता है ना, कितना खर्चा करना है, कितनी आपकी इनकम है, कितना आपको कहीं से रिसिप्ट आने वाली है, उसमें से कितना खर्चा करोगे, ये सारी चीज़ों का एस्टिमेशन को बजट बोलते हैं अपन। ठीक है, लिखा हुआ। अच्छा, ये जो बजट है ये गवर्नमेंट के द्वारा अगर एस्टिमेशन किया जाता है तो इसे अपन गवर्नमेंट बजट कहते हैं। ठीक है, इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर अंडर वेरियस हेड ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। क्या बोला मैंने? एक ऐसा स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एस्टिमेट एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर आइटम वाइज। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च जो अपना फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अंदर अपन इसका पूरा एस्टिमेट रखते हैं कि अब देखो गवर्नमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। गवर्नमेंट बजट को रखने के पीछे गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनकम और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब, पहले पढ़ देता हूं फिर बता देता हूं। द बजट एम्स टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। गवर्नमेंट इम्पोजेस हाई टैक्सेस ऑन रिच सेक्शन, ठीक है, ऑफ द सोसाइटी एंड स्पेंड ऑन वेलफेयर ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो सरकार क्या काम करती है? रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाती है, और जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनके ऊपर कम टैक्स लगाती है या ना के बराबर टैक्स लगाती है। और जो पैसा कलेक्ट होता है अमीरों से टैक्सेस के रूप में, और वो पैसा किसके वेलफेयर में लगा दिया जाता है? पुअर के वेलफेयर में लगा दिया जाता है, ताकि जो इनइक्वालिटी है ना वो खत्म हो। किसी को तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही और किसी के पास इतना डोलने के लिए पैसा है कि उसका खत्म ही नहीं हो रहा। तो दिस इज द इनइक्वालिटी। तो इस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ की जाती है। बजट के अंदर ही सारा हिसाब किताब रखा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये सब रखे जाते हैं ना। ओल्ड एज पेंशन क्या होती है कि पर्टिकुलर एज अटेंड होने के बाद सरकार, जो लोग कमा नहीं सकते, ओल्ड एज है, उनको पेंशन कंटिन्यू कर देती है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ठीक है, तो कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार है, अभी उसके पास इनकम नहीं है, तो भूखा थोड़ा ना मरेगा। उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा अलाउंसेस तैयार कर देती है सरकार कि भाई आपको ये तो एटलीस्ट मिलता ही रहेगा। ठीक है, बजट के अंदर ही हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। द बजट एम्स टू बैलेंस द सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द पब्लिक वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस पब्लिक गुड्स लाइक पार्क, water supply, roads, etc., and also provide tax concession subsidies to encourage investment in the particular sector, particular product. Example, subsidies for khadi production and higher taxes on alcohol. तो सरकार का क्या मतलब एम होता है? कि सरकार का एम ये होता है कि वेलफेयर के लिए काम करे। ठीक है, किसके लिए काम करे? वेलफेयर के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस पब्लिक गुड्स, जैसे गवर्नमेंट है, पार्क बनवाती है, वाटर सप्लाई करती है, रोड्स बनवाती है ना, और इन्वेस्टमेंट करने पर कई सेक्टर्स को टैक्स में कंसेशंस भी देती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके ऊपर सरकार हायर टैक्स लगाती है, जैसे अल्कोहल, वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है ना। तो सरकार क्या काम करती है? उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लगाती है। ठीक है, तो बस यही चीज़ बताना चाहता हूँ। ये रीअलोकेट करना रिसोर्सेज का, जो भी आपको टैक्सेस के रूप में पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, उसको किन किन कामों में लगा रहे हो आप? उनको हम कामों में लगा रहे हैं पब्लिक पार्क बनवाने में, ठीक है, रोड्स बनवाने में। इन कामों में अगर हम पैसा लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं वो सोसाइटी का वेलफेयर होगा। और जो अल्कोहल की चीज़ें हैं, जैसे गुटखा हो गया, तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गई, शराब, वाइन, इनके ऊपर क्या करते हैं? सरकार ज़्यादा टैक्सेस लगा देती है। ठीक है, ताकि इसको डिस्करेज करने के लिए, और इनसे जो पैसा इकट्ठा होगा वेलफेयर में लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आती है देखो बात यहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तीसरा हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है सरकार का? इकोनॉमिक
स्टेबिलिटी, द गवर्नमेंट प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय अडॉप्टिंग सरप्लस बजट पॉलिसी ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, ठीक है, ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन व्हेन इट्स कट डाउन इट्स एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज द टैक्सेस. Similarly, it adopt deficit budget policy during the deflation, where it increases its expenditure and decreases taxes. Thus, it play a major role in stabilizing the economy. अब गवर्नमेंट क्या काम करती है? गवर्नमेंट बजट के थ्रू ही स्टेबलाइज करती है इकोनॉमी को. कैसे? बड़ा ध्यान से सुनना. दो तरीके के बजट होते हैं, सरप्लस बजट पॉलिसी होती है और एक होती है डेफिसिट बजट पॉलिसी. अगर मैं सरप्लस बजट पॉलिसी की बात करूं तो वो इन्फ्लेशन का जो टाइम पीरियड होता है ना, जब राइज इन प्राइजेस का टाइम होता है तो सरकार क्या काम करती है? टैक्सेस इंक्रीज कर देती है और अपने एक्सपेंडिचर्स की में कमी ले आती है, ठीक है. और यही जब उल्टा समय होता है, कैसा? डेफिसिट बजट का, डिफ्लेशन का टाइम, इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन. उस समय सरकार अपने खर्चों को बढ़ा देती है, ठीक है, और टैक्सेस को क्या कर देती है? कम कर देती है. तो ये पॉलिसी रहता है, ठीक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन. इकोनॉमिक को स्टेबलाइज करने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं, ठीक है. चलिए अब बढ़ते हैं आगे. अब इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी दो वजह से होती है. एग्रीगेट डिमांड जब ज्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से. ये अपन ने कौन से चैप्टर में पढ़ा? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में. यह एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से तो वो डेफिसिट डिमांड होता है. एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए तो एक्सेस डिमांड होता है. दो अलग अलग सिचुएशंस होती है ना. अब देखिए, एक्सेस डिमांड होती है तो ऑब्वियस सी बात है, डिमांड ज्यादा है, आपके पास सप्लाई कम है, तो सरकार क्या काम कर देगी? टैक्सेस को तो बढ़ा देगी, एक्सपेंडिचर्स को कम कर देगी. ऐसे ही करेगी ना. टैक्स ज्यादा बढ़ा देगी तो महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा तो अपने आप डिमांड कम हो जाएगी. और यही अगर उल्टी सिचुएशन देखें, डेफिशिएंट डिमांड होगी तो सरकार क्या काम करती है? डिमांड लोग कर ही नहीं रहे, सप्लाई इतनी सारी पड़ी हुई है, अब चाहते हैं लोग सब डिमांड ज्यादा करें, तो हम क्या काम करते हैं? टैक्सेस को कम कर देते हैं, एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देते हैं, ठीक है. चलिए, इसको हम क्या बोलते हैं? सरप्लस बजट पॉलिसी. और उससे आगे वाले को क्या बोलते हैं? डेफिसिट बजट पॉलिसी. अब देखो इसके बाद क्या चीज आती है? लिखा है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, द गवर्नमेंट एस्टेब्लिशिंग. देखो अपन ने कहां तक पढ़ लिया था? 3 तक पढ़ लिया था ऑब्जेक्टिव में. चौथा ऑब्जेक्टिव आ रहा है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, है ना. गवर्नमेंट एस्टेब्लिश मेनी पब्लिक एंटरप्राइजेस, बजट इज प्रिपेयर्ड विद द एम ऑफ मेकिंग वेरियस प्रोविजन फॉर मैनेजमेंट ऑफ दीज एंटरप्राइजेस. बजट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कुछ अंडरटेकिंग ऐसी होती है जो सरकार के अंडर में चल रही हैं, उनको मैनेज करने के लिए भी बजट बनाया जाता है. जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की सारी पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, जैसे ONGC, सेल, गेल और NTPC. इस तरीके की और भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं. आगे देखें, टू रिड्यूस पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रीजनल डिस्पैरिटी. ये तो एक नॉर्मल सी बात है. पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए, रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है. कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है? अब ये देखो, अब थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है. जो मोटे खर्चे होते हैं वो कैपिटल बजट में लिए जाते हैं और जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू बजट में लिए जाते हैं. तो कल को अगर मान लो क्वेश्चन में आ जाता है कंपोनेंट या कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट बताओ, तो आप क्या बताओगे? कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट. अब कैपिटल बजट में फिर दो बातें आती हैं. एक आता है कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू बजट में अंदर आता है रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. यानी देखा जाए तो रिसिप्ट के दो पार्ट है, कैपिटल और रेवेन्यू, और एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट है, कैपिटल और रेवेन्यू. ठीक है. रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर है ना, टैक्स रिसिप्ट आते हैं और नॉन टैक्स रिसिप्ट आते हैं. टैक्स रिसिप्ट के दो पार्ट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है ना. अब कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको आप इस तरीके से पढ़ो कि टोटल रिसिप्ट किन किन दो चीजों से मिलकर बनती है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल के भी कई बार आ जाता है. तो किन दो चीजों से मिलकर बनती है? कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट आ जाएगी. टोटल एक्सपेंडिचर कैसे आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं, ये देखो मैंने बताया था, इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजुअली एमसीक्यू में असर्शन या रीजन के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, अब वो क्या है ध्यान से सुनना। कैपिटल रिसिप्ट, दोज रिसिप्ट विच आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। या तो देखो इससे लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी या एसेट्स रिड्यूस हो जाएगी। बहुत सारे एग्जांपल मैंने दिए थे। आपने बोरो कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, हम कहीं पे भी बोरोइंग करते हैं ना लायबिलिटी बढ़ती है। देखो बोरोइंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, बोरोइंग पब्लिक लिखा है, बोरोइंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिखा है ना। किसी भी तरीके की बोरोइंग्स अगर होंगी तो लायबिलिटी बढ़ेगी। एसेट्स की में कमी का मतलब क्या होता है, आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई इन्वेस्टमेंट थी आपने उसको बेच दी। ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन, लोन की कोई रिकवरी हुई, पहले लोन आपने दे रखा था किसी को, उससे लेना था तो आपने बोला मेरी एसेट है, आज उससे रिकवर हो गया, एसेट खत्म। तो ये जो है ना एसेट जब कम होती है, ठीक है, इससे अपन क्या बात बोलते हैं, नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट। और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो अपन क्या बोलते हैं, डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट। टर्मिनोलॉजी से याद रखनी है अपन को। फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे चले जाओ अब आप। जैसे मैंने वहां पर बताया था लायबिलिटी क्रिएट होगी, एसेट रिड्यूस होगी। यहां पर क्या होगा, या तो एसेट्स बढ़ जाएगी या लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। पहले लायबिलिटी बढ़ रही थी ना, अब लायबिलिटी घट रही है। पहले एसेट्स घट रही थी ना, अब एसेट बढ़ रही है। तो क्या बोलोगे, दोज एक्सपेंडिचर विच क्रिएट एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी। कंट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, ये सारी इन चीजों से क्या हो रही है, आपकी एसेट्स बढ़ रही है। ठीक है, और लोन, अगर लोन की बात करूं तो लोन का अगर आप रीपेमेंट करते हो तो लायबिलिटी कम हो रही है। तो मैंने जो आपको कैपिटल रिसिप्ट में लिख कर दिया था, क्या लिख कर दिया था, दोज रिसिप्ट विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट्स। ना तो लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है ना एसेट्स को रिड्यूस कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन समझ गए ना, मैंने लायबिलिटी इंक्रीज और एसेट्स रिड्यूस को काटा मार दिया। इसका मतलब यही है कि ना तो वो लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है ना एसेट्स को रिड्यूस कर रहा है। अब ये दो टाइप के होते हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो मैं टैक्स रेवेन्यू की बात करूं तो क्या है टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, सबसे पहले टैक्स रेवेन्यू को समझ लेते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पीपल टू द गवर्नमेंट। टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर, डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर इंपोज किया जाता है, जिसका बर्डन आप दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, जिसका टैक्स बर्डन हम दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है। इसमें भी देखो दो तरीके की आती है, एक प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है, 100 रुपए की इनकम है, जीरो टैक्स दो, इनकम बढ़ी टैक्स भी बढ़ा, इनकम और बढ़ेगी टैक्स और बढ़ेगा, इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी टैक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी इनकम के साथ साथ टैक्स की बढ़ोतरी होना, वो प्रोग्रेसिव टैक्स कहलाता है। Liability to pay and burden of tax falls on the same person. Direct tax is a progressive in nature. That is the rate of taxes. That is the ये लिखा है ना, liability to pay burden of tax falls on the same person. Direct tax is a progressive in nature. Rate of taxes increases with increase in income. इनकम के इंक्रीज होने से रेट ऑफ टैक्स बढ़ रही है। इसके एग्जांपल्स क्या है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, अब देखो अब आती है बात, यहां पर आगे बढ़े तो इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं। देखो इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसका बर्डन हम दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। लायबिलिटी टू पे एंड द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन टू डिफरेंट पर्सन। जैसे अपन जीएसटी पेमेंट करके आते हैं, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे ये कैलकुलेटर अगर मैं खरीद के आया, ठीक है, 100 रुपीज का कैलकुलेटर था, 10 रुपीज का जीएसटी पे करके आया। मैं खुद भी कैलकुलेटर आगे बेचता हूँ।
अब मैंने खरीदा 100 रुपीज का, मैं जब आगे बेचूंगा तो 100 रुपीज का कैलकुलेटर पे मैं भी 10 रुपीज वसूल कर लूंगा, है ना। यही तरीका है। अगला जो आगे बेचेगा वो भी यही काम करेगा, 100 रुपीज का बेचेगा, 10 रुपीज का अपना वसूल कर लेगा उसके ऊपर, है ना। तो हम क्या काम करते हैं, जीएसटी के अंदर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर टैक्स बर्डन दूसरे से क्या करते हैं, वसूल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव इन नेचर। क्या लिखवाया मैंने, लायबिलिटी टू पे and burden of tax falls on the two different person. It is regressive in nature, that is the rate of tax decreases with increase in income. इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ ये घट जाता है। नाम क्या है इसके, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। चाहे इनकम 100 रुपये है, टैक्स 1 रुपये, चाहे इनकम उससे ज़्यादा हो जाएगी तभी भी टैक्स में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होएगा, उतना ही रहेगा। तो इसको इसलिए रेग्रेसिव इन नेचर कहते हैं। अब देखो, अब बात आती है नॉन टैक्स रेवेन्यू के ऊपर। अब देखो बात आती है नॉन टैक्स रेवेन्यू की। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा होता है, अभी अपन ने ऊपर बात पढ़ के आए, वो तो हम पढ़कर आए टैक्स रेवेन्यू से लिंक। इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू स्टेट प्राइवेट एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट ने अगर लोन दिया है, ठीक है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को दिया, तो उसको लोन देने के बाद ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट उससे इंटरेस्ट चार्ज भी तो करेगी। तो जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट को मिलता है लोन देने पर प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू। यानी वो रिसिप्ट्स जो टैक्स के अलावा दूसरे तरीके से आपको अर्न हुई है। प्रॉफिट अर्न्ड बाय पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस से मतलब गवर्नमेंट से मतलब है। जो भी प्रॉफिट अर्न किया गया है पब्लिक एंटरप्राइजेस के द्वारा वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। जब आप स्कूटर चला रहे होते हो, कार चला रहे होते हो, उस वक्त गलती कर देते हो और आपका फाइन लगता है, आपके ऊपर पेनल्टी लगती है, ठीक है ना। तो जो फाइन पेनल्टी लगती है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। जो लाइसेंस बनवाने जाते हो, जब आप लाइसेंस बनवाने की जो फीस होती है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। कोई ग्रांट या डोनेशन रिसीव होती है तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है ना। अब जैसे क्या होता है, कोई ऐसा पर्सन है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी को लीगल हायर को दिए बगैर ही मर जाता है। उसका कोई आगे पीछे नहीं है, कोई लीगल हायर नहीं है, कोई बंदा है नहीं उसका आगे पीछे। तो ऐसे केस के अंदर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अपने अंडरटेक में ले लेती है। तो ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी जिसके कोई लीगल हायर नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट अपने अंडरटेक कर लेती है तो उसे एस्टीट्स कहते हैं, तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। इस तरीके से अर्न हो जाती है। स्पेशल असेसमेंट, पेमेंट्स पेड इन कैश इन लमसम by property owner for increase in the property value as a result of development activity taken by the government। ये कहते हैं कि पेमेंट पेड इन कैश। अब इसके अंदर मैंने बताया था, जैसे गवर्नमेंट ने घर के सामने कोई मेट्रो बना दी, ठीक है, उससे घर की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। पेमेंट पेड इन कैश लमसम बाय द प्रॉपर्टी ओनर फॉर इंक्रीज इन द प्रॉपर्टी वैल्यू। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, बोले हमारे इसकी वजह से बढ़ गई, मेट्रो आगे से जा रही है, उस वजह से बढ़ गई प्रॉपर्टी की कीमत। तो अब ऐसे केस के अंदर प्रॉपर्टी ओनर अगर गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट कर देता है तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है ना। चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या चीज है। दोज एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी। ना तो एसेट्स को क्रिएट करती है और ना ही लाइबिलिटी को रिड्यूस करती है, ठीक है। जैसे देखो मैंने लिख कर काटा है। लिख को काटने का मतलब क्या है, यही है
ना एसेट को इंक्रीज कर रही है ना लायबिलिटी को रिड्यूस। इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, सब्सिडीज गिवन, सैलरीज गिवन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूं। अब देखो बजट जो होता है ना वो 3 तरीके का होता है। जब टोटल एक्सपेंडिचर कम है, टोटल रिसिप्ट ज्यादा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? सरप्लस बजट, यानी रिसिप्ट ज्यादा है, खर्चे कम है। बैलेंस बजट किसे बोलते हैं? जब टोटल एक्सपेंडिचर आपका टोटल रेवेन्यू के बराबर होता है तो ये बैलेंस बजट कहलाता है। ठीक है। जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और टोटल रिसिप्ट कम हो, एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसिप्ट कम है, तो आप क्या बोलोगे? डेफिसिट बजट है। ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट आर एज फॉलोज: रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है। तो बजट डेफिसिट का मतलब तो समझ गए। अगर आपको बजट डेफिसिट का बोला जाएगा तो आप बोलोगे इट इज अ सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड टोटल रिसिप्ट्स। जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगी रिसिप्ट से, तभी तो आप बोलोगे कि बजट हमारा डेफिसिट जा रहा है, ये है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बजट डेफिसिट 2 तरीके क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि इस पर बेस्ड अगर कोई न्यूमेरिकल हो गया तो आप उसको इजीली कर पाओगे। क्या लिखवाया मैंने? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस करेंगे तो रेवेन्यू डेफिसिट आता है। मैंने लिखा भी ऊपर डेफिनेशन में यही है, इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। एक्सेस एक्सपेंडिचर किससे? रेवेन्यू रिसिप्ट से। फिस्कल डेफिसिट क्या चीज है? वही चीज है, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट्स, यानी टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसिप्ट से, लेकिन याद रहे इसमें एक्सक्लूडिंग बोरोइंग है, बोरोइंग्स मत लेना इसमें। ठीक है। तो फॉर्मूला लिख दिया, टीई माइनस टी आर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट का एक फॉर्मूला ये भी होता है, बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग। ठीक है। फिर रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। फॉर्मूला जो तीनों याद करने हैं अकॉर्डिंग टू आपको इंफॉर्मेशन देखकर फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा, तो तीनों ही फॉर्मूले आपको याद करके जाने हैं। फिर आता है प्राइमरी डेफिसिट, इट इज द एक्सेस ऑफ फिस्कल डेफिसिट ओवर इंटरेस्ट पेमेंट, यानी हम कह सकते हैं फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है। फिर इसके ऊपर मैंने एक न्यूमेरिकल आपको बता के समझाने की कोशिश की थी। फिर मेरिट्स आ रहा है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ बैलेंस बजट। तो बैलेंस बजट के मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं? ठीक है। देखो, अब बैलेंस बजट इंश्योर फिस्कल स्टेबिलिटी, पहला मेरिट कि बैलेंस बजट फिस्कल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है, इंश्योर कर देता है उसको। बैलेंस बजट अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप बजट बना के चलोगे तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होंगे। ठीक है। डिमेरिट्स, अ बैलेंस बजट रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। बैलेंस बजट हैम्पर द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कहीं ना कहीं बैलेंस बजट इकोनॉमिक ग्रोथ को की प्रोसेस को रोकता है। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेफिसिट बजट, अ डेफिसिट बजट एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी, ये बढ़ावा देता है डेफिसिट बजट इकोनॉमिक ग्रोथ को। मैंने हाईलाइट कर रखे हैं की पॉइंट। अ डेफिसिट बजट अलाउ द गवर्नमेंट टू फोकस ऑन वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर को बढ़ावा देता है। डीमेरिट क्या है? अ डेफिसिट बजट में लीड टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है इससे। ठीक है। आगे बढ़े। द गवर्नमेंट, अच्छा इसमें अब ये बात बोल रहे हैं आपको, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट? द गवर्नमेंट में हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर स्कीम। मतलब रेवेन्यू डेफिसिट होने पर क्या इंप्लीकेशन होते हैं? गवर्नमेंट क्या काम करती है? अपने एक्सपेंडिचर में कमी लाती है। गवर्नमेंट में हैव टू रेज द फंड्स थ्रू बोरोइंग, गवर्नमेंट बोरोइंग करती है क्योंकि डेफिसिट में जा रही है ना, तो बोरोइंग करेगी। गवर्नमेंट में कंपेल्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपेल करती है गवर्नमेंट। ऐसी
फिजिकल डेफिसिट के इम्पैक्ट पढ़ने हैं। इट में लीड टू इन्फ्लेशन, इट में लीड टू फाइनेंशियल बर्डन, है ना। क्राउडिंग आउट, इट इज अ सिचुएशन व्हेन हाई बोरोइंग बाय गवर्नमेंट रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फॉर प्राइवेट इन्वेस्टेड। तो मतलब वही है ना, बोरोइंग ज्यादा कर देती है गवर्नमेंट, तो उससे फंड्स की कमी हो जाती है प्राइवेट लोगों में, मतलब जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं उनमें। हाई फिजिकल डेफिसिट लीड टू लो जीडीपी ग्रोथ। तो अपन को ये याद कर रख के आनी है अपन को सारी बातें जो थ्योरेटिकल पॉइंट में आपसे पूछी जा सकती है। तो ये था पूरा आपका गवर्नमेंट बजट का चैप्टर इन वन शॉट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा।